देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है ये क्वेश्चन होमवर्क लिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है होलसेल प्राइस वाला कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये नॉन मेथड ही है, फटाफट कर लेते हैं। देखो इसमें बोला है हम लोगों को कि वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स, मैंने ओपन बुक नहीं लिया है। हाँ, वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, तो ये वाइड स्प्रेड जो है कंपनी, ये अपने ब्रांच को, मतलब ये हेड ऑफिस जो है अपने ब्रांच को 20 कॉस्ट प्लस 20% पे जो है गुड्स भेजती है। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ब्रांच कैश क्रेडिट दोनों में सेल करता है। ब्रांच मीट्स हिज इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर। ठीक है, डेटर से जो कैश कलेक्शन होता है उसी से ब्रांच अपना एक्सपेंसेस पे करता है। गुड मॉर्निंग अश्रिति। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर एंड कैश सेल एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000 नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ठीक है, ये क्वेश्चन ना देखोगे जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वैसा ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट स्पेशल है, ये 10,000 वाला। ठीक है, कि यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रांच जो है कैश क्रेडिट सेल करता है और ब्रांच अपना एक्सपेंसेस कैसे पे करता है, जो कैश कलेक्शन होता है कैश सेल से और डेटर से जो कैश कलेक्शन होता है, ठीक है, उस पैसे से अपना एक्सपेंसेस पे करता है और बैलेंस अमाउंट जो है वो हेड ऑफिस को रिम्बर्स कर देता है, लेकिन 10,000 अपने पास रख के। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पे करेगा, 10,000 रखेगा, बाकी अमाउंट पे करेगा। ऑन 31st March 2001 the asset at the branch were as follows। एसेट ब्रांच में ऐसे दिख रहा है, कैश इन हैंड दिख रहा है 10, ये 1000 है। ठीक है, ऊपर देखो 3 जीरो लगा हुआ है। ट्रेड डेटर 384, मतलब एक्चुअली ये हो जाएगा 384,000, मतलब ये 3,84,000 हो रहा है, ये हो जाएगा 10,80,000। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस फर्नीचर एंड फिटिंग्स 500,000, मतलब 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31st March 2002 द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच अमाउंट टू 1,32 लाख। बोल रहा है कि 31st March 2002 को द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को भेजा था उसका अमाउंट है 1,32 लाख। ठीक है, आउट ऑफ दिस गुड्स रिसीव्ड बाय इट द ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000, मतलब इतना रिसीव किया था लेकिन इतना रिटर्न कर दिया, मतलब रिटर्न टू हेड ऑफिस जो है, ब्रांच और हेड ऑफिस में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ब्रांच ने इतना एक्सेप्ट किया, उसके बाद इतना रिटर्न किया। अदर ट्रांजैक्शन एट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज, बाकी ट्रांजैक्शन बता रहा है कि कैश सेल कितना हुआ पूरे ईयर में, क्रेडिट सेल कितना हुआ, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, मतलब डेटर से कलेक्शन, कैश डिस्काउंट कितना डेटर को दिया गया, रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। ऑन 1st Jan 2002 द ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 lakh फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू ए चेक। अच्छा, 1st Jan को ब्रांच ने एक नया फर्नीचर भी लिया था जिसका पेमेंट किसने किया है, हेड ऑफिस ने चेक के थ्रू से किया है। 31st March ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000 वेयर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 16% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, हमें बोला है ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे बोलो सबसे पहले कि कौन सा मेथड करना चाहिए, अगर ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है कौन सा मेथड करना है हमें, यहाँ पर बोलो। स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक डेटर्स मेथड मैम। हाँ, डेटर्स डेटर, मेथड। हाँ ओनली डेटर मेथड। ठीक है, ब्रांच अकाउंट का मतलब सिर्फ डेटर मेथड हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारा हमें डेटा दिया हुआ है, ये सारी चीजों को पुट करना पड़ेगा। डेटर मेथड में हम लोग रिसीवेबल पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते हैं और रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एंड जो है रिम्बर्स टू हेड ऑफिस वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ये वाला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। देखो यहाँ पर
ब्रांच अकाउंट हम और इन द बुक सब ये सब नहीं लिख रहे, ठीक है, ये सब तुम लोग लिख लेना। ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पर ओपनिंग एसेट टू बैलेंस बीडी, कोई भी ओपनिंग एसेट है यहाँ पर लिखेंगे, कोई ओपनिंग लाइबिलिटी है तो इधर लिखना पड़ेगा। अच्छा, ओपनिंग एसेट पहले देखते हैं क्या क्या है। तो ओपनिंग एसेट कौन सा होगा, ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये वाला ईयर एंड बोल रहा है 31 मार्च 2001, और हम लोग को प्रिपेयर करने कब कब बोला है, 31 मार्च 2002 का बोला हुआ है। ये देखो 31 मार्च 2002 मतलब ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2002 तक का, मतलब ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ठीक है। 2001 हम लोग का ओपनिंग होगा, मतलब वही X1 जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो ओपनिंग में हमारे पास, ये देखो ओपनिंग में हमारे पास डेटा गिवन है कि ये एसेट था, क्योंकि कैश एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक एसेट है, फर्नीचर फिटिंग्स भी एसेट है, तो ये 4 एसेट्स हमें लिख देना है। और अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे 10, 384, 1080, 500, मतलब 3 जीरो हटा के, तो हर एक डेटा हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही लिख लेते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम डेटा वैसे ही मिला हुआ है इन 1000, ठीक है। कुछ डेटा को हमें 1000 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे। एक ही बात है, इसके पीछे जीरो लगा के लिखो या जीरो को हटा के लिखो, बाकी डेटा पे जैसा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं, तो फिलहाल हम वो इन 1000 में ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश इन हैंड, ये हो गया 10, ये लेकिन एक्चुअली 10 नहीं है, वो 10,000 है, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम लोग का इन 1000 में बन रहा है कैश इन हैंड। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कैश इन हैंड के बाद ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर 384, फिर स्टॉक, स्टॉक जो कि इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, क्वेश्चन ही बता रहा है 1080, तो अगर इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है तो इसका हमें स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स 500, तो मैंने F/F लिखा है, ठीक है। फर्नीचर फिटिंग्स 500 शॉर्टकट में कर रहे ताकि जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर देखो बाई बैलेंस बीडी में हमें लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा, चलो देखते हैं लाइबिलिटी में क्या क्या है। तो वैसे लाइबिलिटी में तो कुछ था नहीं, यहाँ ऊपर तो पैरा में बोला था कि जस्ट जो है कैश क्रेडिट सेल ब्रांच करता है और अपना एक्सपेंसेस खुद पे करता है, और 10,000 रखने के बाद एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो हमेशा जो है हेड ऑफिस को रिम्बर्स कर देता है। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैश कितना होना चाहिए, क्लोजिंग कैश जो है ब्रांच का हमेशा 10,000 ही होगा, क्योंकि वो 10,000 रखने के बाद ही जो है अपने हेड ऑफिस को रिम्बर्स करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है कि 31 मार्च 2002 को इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 1,32,00,000, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं टू गिवन वाला पोर्शन, ठीक है, कि कितना सेंड किया गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने ब्रांच को गुड सेंड किया है, कितना, यहाँ पर देखो बोल रहा है 1,32,00,000। अब 1,32,00,000 को कैसे लिखा जाता है, देखो 1 करोड़ मतलब 1 के पीछे 7 जीरो, ठीक है, और 32 लाख मतलब 32 और पीछे 5 जीरो, ठीक है। तो ये 1,32,00,000 कैसे हो जाएगा, 132 और ये रहा, ये हो गया 1,32,00,000। अब इसको अगर इन 1000 में ट्रांसफर करना है तो डिवाइडेड बाई 1000 करोगे, 3 जीरो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,200। 13,200 अगर 1,32,00,000 को इन 1000 में लिखना है हमें, तो हम लोग लिखेंगे 13,200, तब वो 1,32,00,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 13,200,000, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने लिख दिया इन 1000 में, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये भी हम लोग का इनवॉइस प्राइस में है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखो, इनवॉइस प्राइस का जितना भी है उसका हमें रिजर्व एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कैश सेल क्रेडिट सेल, लेकिन इस मेथड में हम लोग कैश सेल क्रेडिट सेल नहीं लिखते, हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं जो हम लोगों ने मतलब जो हेड ऑफिस को ब्रांच रिम्बर्स करता है, ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रिटर्न कर दिया है ब्रांच ने वो रिकॉर्ड करेंगे 72,000, ठीक है। अब 72,000 को 1000 में ट्रांसफर करोगे, 1000 से डिवाइड करने से 72 आएगा, ठीक है। 72,000 को हमें सिर्फ 72 लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, ये हो जाएगा रिटर्न, ये रिटर्न वाला है 72,
टू, ठीक है, ये 72 हो गया, ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है। कैसे पता चला? क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलता है। ये देखो यहाँ पर बोला है कि ब्रांच अमाउंटेड, ये देखो, डिस्पैच बाय द हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब ये इसमें लोडिंग लगा हुआ है। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट, जो इन्होंने रिसीव किया, मतलब ये 1,32,00,000 जो कि इनवॉइस प्राइस पे है, उसमें से 72,000 का रिटर्न हो गया है। इसका मतलब ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, ठीक है। अब ये कैश सेल, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, फिर कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच, ये सब हमारे इस अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता है। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, हमें देखना है कि कितना हम लोगों ने हेड ऑफिस को रिम्बर्स किया। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये डेटर अकाउंट में आएगा। रिटर्न बाय कस्टमर, ये भी डेटर, बैड डेट डेटर अकाउंट में आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 842, ये ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। द ब्रांच परचेज न्यू फर्नीचर फॉर 1 लाख फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय हेड ऑफिस, ये लिखना पड़ेगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ में कितना पेमेंट किया है? 1 लाख, ठीक है। तो जब भी हेड ऑफिस कुछ भी देता है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। तुम लोग अगर देखोगे तो इन जनरल लिखा हुआ है टू गिवन बोल के, तो जो भी हेड ऑफिस देगा, तो हेड ऑफिस ने पेमेंट क्या क्या दिया है? पैसा दिया है, तो उसके पास से पैसा क्रेडिट होगा टू बैंक। पेमेंट फॉर फर्नीचर ऐसे लिखना है, पेमेंट फॉर फर्नीचर। अच्छा, अब इसका अमाउंट कितना लिखेंगे? देखो बोला है 1 लाख रुपीस का फर्नीचर था। 1 लाख में 50 होगा, 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा 2 जीरो, मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है, इन 1000 में लिखने से। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 31 मार्च ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 6000 वेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब लाइबिलिटी हो गया। ब्रांच ने 6000 का जो है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रखा था, तो ये हो गया क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्योंकि ईयर एंड में दिखा रहा है ना, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, ठीक है। क्लोजिंग लाइबिलिटी में हम लोग का आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 6000 बोला है, तो 6000 को 1000 में ट्रांसफर अगर करोगे तो 6000 डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरो हट गया, 6 रुपए, मतलब 6 इन 1000 ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसको 6 लिखना पड़ेगा। एंड कैश इन हैंड 10,000, तो ये हम लोग का तो एसेट हो जाएगा कैश इन हैंड, तो इधर लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, ये तो एसेट हो जाएगा। एसेट में कैश इन हैंड बोल रहा है 10,000 है, मतलब 10 लिखना पड़ेगा। 10,000 मतलब 10, उसके बाद 3 जीरो, वो हट जाएगा। फिर फर्नीचर जो है वो 16% डेप्रिशिएट हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है, तो हमें फर्नीचर फिटिंग्स का भी जो है बैलेंस मिल जाएगा। तो इसका अकाउंट भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी यहाँ पर माइनस करके डेप्रिशिएशन लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो हम लोगों ने ये सारा चीज तो लिख ही लिया। अब फर्नीचर का बैलेंस निकालेंगे, साथ में डेटर का निकालेंगे, तो एक मेमो डेटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग स्टॉक का अकाउंट भी बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी तो पता करना पड़ेगा कितना है। अब यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, जितने जगह पे हमारा इनवॉइस प्राइस है लोडिंग इंक्लूडेड है, उस लोडिंग को एक्सक्लूड करेंगे। सबसे पहले ये देखो स्टॉक में इंक्लूड है, ओपनिंग स्टॉक में, तो इसका रिजर्व हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये वाला, ठीक है, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना हो जाएगा? ये है स्टॉक 1080 का, ठीक है। अब इसमें कितना रिजर्व इंक्लूडेड होगा, कैसे निकालेंगे? चेक करना पड़ेगा कितने में ट्रांसफर होता था, तो कॉस्ट प्लस 20%, मतलब ये कितने का वैल्यू हो जाएगा? 120। तो हमें कितने का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा? 20, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो, अगर मेरा इनवॉइस प्राइस ऐसे बोला है कॉस्ट प्लस 20%, तो हम कॉस्ट को 100 मान लेते हैं, इनवॉइस प्राइस 120 हो गया, तो कॉस्ट 100, इनवॉइस प्राइस 120, यानी कि लोडिंग 20 हो गया, ठीक है। तो मुझे 1080 दिया हुआ है जो कि इनवॉइस प्राइस से इक्विवेलेंट है, तो 1080 इक्विवेलेंट टू 120, देन 20 इक्वल टू कितना होगा? अब ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। 1080 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो ये हो गया 180। स्टॉक रिजर्व मैंने यहाँ एलिमिनेट कर दिया, और एक स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट होगा, ये जो गुड्स सेंट हुआ था इसका लोडिंग एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका भी जस्ट क्रॉस पोस्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लोडिंग। अच्छा, कितना लोडिंग होगा? 13,200, सेम कंसेप्ट में होगा, यहाँ पर भी 120 इंटू 20 हो जाएगा, सेम अमाउंट सेम डेटा, सिर्फ ये 13,200 होगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 220।
2200, ठीक है। अच्छा, अब ये रिटर्न जो है इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न जो है ये हम लोग का 72, इसमें भी हम लोग का लोडिंग लगा हुआ है, तो इसका लोडिंग किधर एलिमिनेट होगा? हर एक लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट होता है, तो इसका लोडिंग इधर एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो जाएगा लोडिंग फॉर रिटर्न, लोडिंग फॉर रिटर्न। अच्छा, अमाउंट कितना होगा? 72 इंटू 20/120, 72 इंटू 20/120, तो ये हो गया 12, ठीक है। हम लोग का लोडिंग वाला ऐसे मेथड में आया था कि नहीं मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा शायद नहीं आया था। तो ये लोडिंग वाला देखो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी में लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो जाएगा। लोडिंग तो सारा एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तभी लोडिंग को एलिमिनेट कर पाएंगे, नहीं तो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। बाकी सब लोडिंग हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया। अब हम लोग एक एक करके वर्किंग नोट बनाएंगे, जैसे कि फर्नीचर का, ठीक है, एक डेटर का और एक स्टॉक का। फर्नीचर, फर्नीचर वैसे आसान है, वहां पर भी हम लोग माइनस करके लिखेंगे तो हो जाएगा, फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं। पहले से फर्नीचर था टू बैलेंस बीडी, ये देखो पहले से फर्नीचर कितना था वो अकाउंट में भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, ये देखो 500, ठीक है। फिर परचेज हुआ टू बैंक, ठीक है, परचेज हुआ 1 लाख का, जो कि 1000 में ट्रांसफर करके 100 आया था। बाई डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा, तो डेप्रीशिएशन दोनों पे लगेगा क्योंकि हमारे पास दोनों जो है एसेट था, ठीक है। 500 पे कितना लगेगा? अच्छा, कितना करके डेप्रिसिएशन लगाना है? यहाँ पर बोला था शायद 16% करके, हाँ 16% पर एनम। तो 500 इंटू 16% इंटू 12/12 ये वाला होगा, ठीक है। और जो ये 100 वाला है इस पे भी 16% लगेगा, लेकिन 12/12 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जैन में परचेज हुआ था, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था जैन 2002 में। तो जैन फेब मार्च सिर्फ 3 मंथ्स का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 500 इंटू 16% 80, और 100 इंटू 16% इंटू 3/12, तो ये हो गया 84, ठीक है। तो बचेगा कितना? 600 में से अगर 84 माइनस हो जाए तो क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 516 बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हम लोग का फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 516, यहां पर लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर स्टॉक का बना लेते हैं, ठीक है। स्टॉक का भी तो हमारा क्लोज, देखो कैसे पता चलेगा कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। यहाँ पर ओपनिंग में मेरा जो भी एसेट है प्रोबेबली वो क्लोजिंग में भी हो सकता है, तो अकाउंट बना लेने से हमें पता चलेगा। जैसे कैश तो दे ही दिया है, फर्नीचर तो पता ही चल रहा है भाई खरीदा हुआ है, डिप्रिशिएशन लगा है, तो क्लोजिंग वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। स्टॉक का भी चेक कर लेंगे, अगर होगा तो लिखेंगे, और डेटर का तो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, तो मेमो डेटर बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमें क्लोजिंग डेटर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक का ओपनिंग है 1080, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। टू बैलेंस बीडी 1080, ठीक है। अब उसके बाद हेड ऑफिस ने और भी स्टॉक ट्रांसफर किया, तो टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना ट्रांसफर किया? देखो हेड ऑफिस ने, यहाँ देखने से पता चलेगा। देखो 13,200 का ट्रांसफर किया था, लेकिन रिटर्न हो गया है 72 का। ये देखो, ये नेट करके यहाँ पर लिख देते हैं, रफ तो है, ठीक है, रफ वर्क है ये वाला, यहाँ पर नेट करके लिख देते हैं। चाहो तो तुम लोग बाई साइड में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 13,200 माइनस 72, मतलब हम नेट स्टॉक रिसीव लिख रहे हैं 13,128, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर स्टॉक जो है वो सेल भी हुआ है, ठीक है। तो सेल कितना हुआ है वो देखते हैं। कैश क्रेडिट सेल गिवन था क्वेश्चन में, ये देखो कैश सेल 9,700, क्रेडिट सेल 3,140, ठीक है। 9,700 3,140, ठीक है। इतना इतना कैश सेल और क्रेडिट सेल हुआ है, तो इसको ऐड करते हैं।
12,840, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो हमें एक स्टॉक का अकाउंट कैसे बनाना है कि स्टॉक आया या फिर स्टॉक गया। तो अब स्टॉक कैसे आएगा, पहले ओपनिंग स्टॉक था, फिर हेड ऑफिस ने इतना स्टॉक भेजा, ठीक है, और हम लोगों ने इतना रिटर्न कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने सेल किया, लेकिन कस्टमर ने भी कुछ स्टॉक रिटर्न किया है, मतलब कुछ जो है क्रेडिट सेल पे रिटर्न आया था, ये देखो 102, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 सेल्स रिटर्न, ठीक है। इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे जैसे अगर मेरा स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक डेबिट होगा। देखो स्टॉक डेबिट, ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक डेबिट, हेड ऑफिस से आया स्टॉक डेबिट हुआ, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ तो स्टॉक बढ़ा, और बाई सेल्स कर दिए तो स्टॉक मेरा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और तो मेरा स्टॉक आने का या जाने का कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ देख लो नहीं है स्टॉक रिलेटेड, ठीक है। तो बस अब इसका टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं कि हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर हो गया ये 8 है, ठीक है। 1080 प्लस 102 प्लस 13,128, तो ये हो गया 14,310 माइनस 12,040 2270 12,840, अच्छा, माइनस 800 1470, ठीक है, 1470, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में, वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के, स्टॉक वर्किंग नोट नंबर 2 1470, ठीक है। अच्छा, ये कौन से प्राइस में आया होगा, ये इनवॉइस प्राइस में आया होगा। कैसे पता चल रहा है, देखो ये जो स्टॉक है 1080, ये तो इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्वेश्चन ही हमें बोल रखा है, ये कैसे है, इनवॉइस प्राइस पे। जो गुड्स भेजा गया ये भी इनवॉइस प्राइस था, ये भी इनवॉइस प्राइस था, मतलब ये जो नेट आया ये भी इनवॉइस प्राइस आया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेल है ये भी ना इनवॉइस प्राइस पे ही हुआ है। कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर कैश सेल द ब्रांच, यहाँ पर देखते हैं कैश सेल रेमिट्स द बैलेंस कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विथ होल्डिंग। अच्छा, देखते हैं कहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड, ये इतना बोला है, द ब्रांच सेंड बैक टू हेड ऑफिस। अच्छा, देखते हैं कैश सेल क्रेडिट सेल। अच्छा अच्छा, यहाँ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, देख लो तुम लोग, कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं कि ब्रांच कैसे सेल करता है। एक बार देखते हैं, द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट, लेकिन ब्रांच कैसे बेचता है वो नहीं बोला है, मतलब क्या इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचता है कि कम में, ये हमें नहीं बोला है। तो इसका मतलब हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि ब्रांच जो है वो इनवॉइस प्राइस पे ही भेजता होगा। क्यों, देखो ये ऐसे हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं क्योंकि हेड ऑफिस तो ऑलरेडी प्रॉफिट लगा के ही भेज रहा है। तो इसका मतलब अगर ब्रांच जो है इनवॉइस प्राइस पे बेच देता है तो भी हेड ऑफिस को कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है। देखो तुम लोग ये सोच ही सकते थे कि यहाँ पर हम अगर स्टॉक लिख रहे हैं तो अगर ये मेरा सेल वैल्यू पे है तो फिर ये मैच कैसे होगा, मतलब देखो ये तो मेरा इनवॉइस प्राइस पे है, तो अगर ये मेरा सेल वैल्यू पे है तो फिर तो वो प्रॉफिट दिखाना चाहिए स्टॉक अकाउंट में ना, तो वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बैलेंस जो है ये सही आ रहा है। एक्चुअली ब्रांच जो है वो इनवॉइस प्राइस पे ही स्टॉक को बेच रहा है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस, ये भी इनवॉइस प्राइस, ठीक है। इसीलिए ये जो बैलेंस निकल के आया ये भी हम लोग का इनवॉइस प्राइस का ही निकल के आया 1470, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ही इनवॉइस प्राइस पे है तो इसका भी लोडिंग हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोडिंग एलिमिनेट करते हैं इधर, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या फिर लोडिंग, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, 1470 इंटू 20/120, ठीक है। इनवॉइस प्राइस का रेशियो तो वही है 20/120, तो 1470 इंटू 2/12, 245, 245 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डेटर का डेटा बनाएंगे ताकि हम लोग को यहाँ पर डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए। वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर, डेटर में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी,
पहले ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ अकाउंट से ही दिख जाएगा। ये देखो ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का डेटर का 384। अच्छा, अब देखते हैं क्रेडिट सेल कितना हुआ है, क्योंकि डेटर का पहला एंट्री क्रेडिट सेल के लिए होता है 3140, तो 2 सेल्स, डेटर 2 सेल्स 3140। अच्छा, और डेटा रिलेटेड क्या क्या डेटा यहाँ पर आएगा, पढ़ के देखो। यहाँ पर बोल रहा है कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, तो बाय बैंक 2842, बैंक या कैश जो भी लिखो, ठीक है, 2842। अच्छा, इसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 58, बाय रिटर्न 102, तो बाय डिस्काउंट अलाउड 58, बाय रिटर्न 102, ठीक है, बाय रिटर्न 102, बैड डेब्ट्स 37, बस। और तो डेटा रिलेटेड कुछ नहीं था। ये देखो ये एक्सपेंस बोल रखा था, तो ये तो डेटा रिलेटेड नहीं है, तो ये और कुछ नहीं आएगा। अब इसका टोटल करके बैलेंस देखेंगे। 4, यहाँ पर हो गया 2, 3524, ठीक है, तो 3524 बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस करके आ जाएगा कितना हो रहा है, 3524 माइनस 37 माइनस 102 माइनस 58 माइनस 2842, 485, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर का बैलेंस आ गया 485। अब इसको हम लोग को इस मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, 485 हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बाकी है अभी कैलकुलेट करना कि रेमिटेंस कितना था, क्योंकि हम लोगों ने देखो क्या क्या लिखा। हम लोगों ने ओपनिंग एसेट लिखा, ठीक है, ये क्या है क्लोजिंग एसेट लिखा, यहाँ पर क्लोजिंग लाइबिलिटी लिखा, यहाँ पर ओपनिंग लाइबिलिटी में स्टॉक रिजर्व लिखा, यहाँ पर जो है गुड्स सेम, ठीक है, ब्रांच ने पेमेंट किया फर्नीचर का, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा, ये जो है टू गिवन वाला पॉइंट हो गया। और ये तो हम लोग का लोडिंग है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ कवर नहीं किया, ये लोडिंग का ऑपोजिट जो एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है स्टॉक रिटर्न हो गया वो वाला, ठीक है, बाकी लोडिंग दिखेगा तुम लोगों को। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि कितना रिम्बर्स होता है ब्रांच के तरफ से हेड ऑफिस का, इस साल कितना रिम्बर्स हुआ है, तो उसका एंट्री इधर आता है बाय रेमिटेंस बोल के, बाय बैंक रेमिटेंस। अच्छा, रेमिटेंस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 4। अच्छा, रेमिटेंस बोल के, रेमिटेंस, ब्रांच कितना रेमिटेंस कर पाएगा, जितना उसने कलेक्ट किया है, तो ब्रांच ने कलेक्ट कितना कितना किया है। यहाँ पर कैश सेल जो है ये कलेक्ट किया है 9700, और क्रेडिट कस्टमर से जो कलेक्ट किया है वो अमाउंट है 28, यहाँ पर अभी देखा था 2842, ठीक है, ये इसके पास इतना पैसा है। अब इसमें से ब्रांच अपना एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो है हेड ऑफिस को रिम्बर्स करेगा, तो ब्रांच का एक्सपेंसेस कितना है, ब्रांच का एक्सपेंसेस हुआ है 842, ठीक है, तो 842, तो माइनस कर लेते हैं, देखते कितना होगा, 9700 प्लस 2842 माइनस 842, तो ये हो गया 11700, इतना ब्रांच रेमिट करेगा, ठीक है। और 10,000 रख लेता है, उसको दिखाने का यहाँ पर जरूरत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ हम बताते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 10,000 जो है वो लिख चुके हैं, ठीक है, कि इतना बैलेंस में रहेगा, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 लिख के 11,700 जो है ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिम्बर्स किया है, ठीक है, क्योंकि वो रखने के बाद ही जो है वो पैसा रिम्बर्स करेगा, ठीक है, तो वो तो हमें यहाँ पर बोल ही दिया है, देखो एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000, तो उसका तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है। अगर हम लोग ये 10,000 यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ये 10,000 यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस 10,000 भी कर दिया, तो यहाँ पर 1,700 आएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 10,000 जब हम लोग दिखाएंगे फिर उसका तो अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ये 11,700 रेमिट हुआ है आफ्टर कीपिंग 10,000, ठीक है,
तो किसी भी एक तरीके से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने 10 लिखा है क्लोजिंग में, तो हो गया ना कि ये रख लिया है, मतलब रिम्बर्स करना चाहिए था। अगर 10,000 नहीं रखता तो 21,700, तो 10,000 रखने के बाद तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर इसका 10,000 और यहाँ पर लेस करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसको क्लोज करके देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो कितना है। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर 180 इधर का टोटल करते हैं, 180 प्लस 2200 प्लस 72 11,700 10 516 1470 485 16,633 16,633 -6 -245 -12 -100 13,200 -500 -1080 -384 -10, तो 1096 ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 1096, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही होना चाहिए एक्चुअली। मैम बोलो। मैम ये ब्रांच एक्सपेंस इसमें क्यों दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग वाला? लाइबिलिटी है, क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग एसेट ओपनिंग लाइबिलिटी, सब दिखाना पड़ेगा ना। तो आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी होता है, तो डेटर मेथड यस में मैम। देखो तो ये लाइबिलिटी है इसीलिए। ठीक है, जनरल पीएल में ये ट्रांसफर हो जाएगा। हम लोग का आंसर आया 1096। ठीक है, तो मैंने ये ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे क्लोजिंग लाइबिलिटी, बीच में मैंने ये लिख दिया। तुम लोग नीचे चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग डेटा जो है ये एंड में दिखता है नॉर्मली लेजर का, तो मैंने इसीलिए इसको बीच में लिखा है। नेट प्रॉफिट इतना हो गया। ठीक है, तो डेटर मेथड में हम लोगों ने ये देखो एसेट को सारा दिखा दिया, ये हो गया ओपनिंग एसेट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग एसेट। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें हमें क्लोजिंग लाइबिलिटी भी देखने को मिला। ठीक है, और ये हम लोग का ये हो गया टू गिवन वाला आइटम, ये वाला टू गिवन जो मैंने लिखवाया था। ठीक है, और ये रिसिप्ट वाला आइटम, रिसिप्ट। ठीक है, ये रिसिप्ट हो गया, बाकी सब लोडिंग है। ये देखो, ये रिटर्न का लोडिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग, यहाँ पर ये रिटर्न का एंट्री वो किया हुआ है। ठीक है, वो नेट करने से भी हो जाता है। यहाँ पर लोडिंग, यहाँ पर लोडिंग, ये सब लोडिंग है, ये रिटर्न का एंट्री है। ठीक है, बाकी ये सब लोडिंग है, और यहाँ बैलेंस करके हम लोग का 1096 आ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। और हम लोग को क्या कैलकुलेट करने पड़ा, क्लोजिंग में फर्नीचर कैलकुलेट करने पड़ा, जो कि नॉर्मल था। कितना परचेस किया, कितना डेप्रिसिएशन लगा, उसके बाद बचा हुआ फर्नीचर का वैल्यू। कैश हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ 10,000 ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए यहाँ पर और उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा के उसको सिर्फ 11,700। अगर हम लोग रेमिटेंस दिखाना चाहते हैं तो 10,000 रखने के बाद ही दिखाएंगे ना, क्योंकि हम लोग रखने के बाद रेमिट करते हैं। तो वो हो गया, हमेशा 10,000 रखने के बाद ही कितना रेमिट करेंगे उस बात का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, तो इसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, ये रेमिटेंस हो गया। बाकी तो बैलेंस करके नेट प्रॉफिट जितना आना है उतना आना। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड पढ़ेंगे वो है होलसेल प्राइस मेथड। ठीक है, होलसेल प्राइस मेथड। अच्छा, होलसेल प्राइस मेथड में क्या होता है, हेड ऑफिस जो है वो अपने ब्रांच को भी गुड्स भेजता है। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स जो है वो सेंड करेगा। ठीक है, और ब्रांच जो है वो कस्टमर को बेचेगा। और यहाँ पर और एक चीज भी होता है, हेड ऑफिस भी अपने कस्टमर को बेचता है। ठीक है, वो तो वो कर ही सकता है ना, हेड ऑफिस ब्रांच ओपन करके भी बिजनेस कर रहा है, खुद के प्रीमाइसेस में भी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर
ब्रांच अपने कस्टमर को कैसे बेचता है? ब्रांच अपने कस्टमर को, देखो जैसे ब्रांच मान लो कोई स्टॉक परचेज किया सपोज 100 रुपीज से, ठीक है। अब वो चीज वो अपने ब्रांच को कैसे भेजेगा? मान लो वो ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा है 20 रुपीज लगा के, ठीक है, 20 रुपीज लोडिंग या प्रॉफिट लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ब्रांच को जो ट्रांसफर प्राइस हुआ वो 120 हुआ, ठीक है। तो जिसको ब्रांच बोल रहा है ये मेरा होलसेल प्राइस है, ब्रांच बोल रहा है मेरा एक होलसेल प्राइस है, क्योंकि ब्रांच होलसेल में भी बेच सकता है। सॉरी, ब्रांच बोल रहा है, हेड ऑफिस जो है वो अपने होलसेल प्राइस में ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो होलसेल प्राइस जो है वो हो रहा है 120, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस का होलसेल प्राइस है 120, क्योंकि हेड ऑफिस अपने स्टॉक को 20 रुपीज लगा के भेज रहा है ब्रांच को, और ये प्राइस होलसेल प्राइस है, ठीक है। अब ब्रांच को बोला गया है इंस्ट्रक्शन कि तुम इसे 150 में बेच दो कस्टमर को, ठीक है। तो ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाएगा एक स्टॉक पे? उसका तो 120 पड़ रहा है हेड ऑफिस से लेने में, तो इसका मतलब ब्रांच जो है 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होलसेल प्राइस मेथड में होता है कि हेड ऑफिस जो है दो तरीके से बिजनेस करता है। हेड ऑफिस अपने कस्टमर को होलसेल प्राइस में भी बेचता है, सेलिंग प्राइस में भी बेचता है, ठीक है। होलसेल प्राइस यानी 120 में भी अपने कस्टमर को बेच देता है, और सेलिंग प्राइस यानी 150, जो कि उसने अपने ब्रांच को बोला है सेलिंग प्राइस 150 करो, वो खुद भी 150 में बेचता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, किसी को 120 किसी को 150? देखो, अब ये बिजनेस का पॉलिसी है, कोई अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसे होलसेल प्राइस में दे सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई जाके बोले कि मुझे एक दो चीज सस्ते में दे दो, तो कोई नहीं देगा, तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है आप इतना किलो ले लीजिए या फिर इतना ज्यादा ले लीजिए, तो आपको होलसेल रेट लगा देंगे। आप अगर मान लो 1000 पीसेस ले लोगे तो आपको 120 पड़ेगा, लेकिन आप अगर 100 पीसेस लोगे तो आपको पर पीस 150 करके पड़ेगा, ठीक है। ये वो बता ही देता है कि हम लोग रिटेल में भी बेचते हैं, हम लोग होलसेल में भी बेचते हैं, लेकिन अगर होलसेल में लेना है तो कुछ ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ही हम लोग होलसेल प्राइस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये बिजनेस का मॉडल कैसा है कि हेड ऑफिस अपना दो प्राइस रखता है, एक होलसेल प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब रिटेल प्राइस, बेसिकली सेलिंग प्राइस तो दोनों है, इसको बोल सकते हो रिटेल प्राइस, ठीक है। तो हेड ऑफिस होलसेल प्राइस में भी कस्टमर को बेचता है, रिटेल में भी बेचता है, ठीक है। अब जैसा जो कस्टमर है, अगर ज्यादा कोई लेता है तो उसे होलसेल में बेचता है, कम लेने पे रिटेल में बेचता है। और हेड ऑफिस वही होलसेल प्राइस में अपने ब्रांच को भी स्टॉक ट्रांसफर करता है और उसे बोलता है ये रिटेल प्राइस में बेचो। ब्रांच लेकिन होलसेल प्राइस में नहीं बेचेगा, वो हमेशा रिटेल प्राइस में ही बेचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का होलसेल प्राइस का कंसेप्ट कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, देखो हमें क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रांच का कितना प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ब्रांच ने इतने में लिया, इतने में बेचा, तो इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली वही लोडिंग वाला कंसेप्ट ही आ गया। देखो हेड ऑफिस अपने ही ब्रांच को 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो करके आंसर देना है, तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स मेथड यानी ट्रेडिंग पीएल हम लोग को इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं कैसे करके ट्रेडिंग पीएल बनेगा। यहाँ पर साइमल्टेनियसली बनेगा ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसका फॉर्मेट हम बता देते हैं कैसे बनेगा। एक साथ बनेगा, एक जगह पे ब्रांच लिखना है हम लोग को और एक जगह हेड ऑफिस। जैसे पार्टनरशिप में होता है, दो पार्टनर होता है तो दोनों का नाम लिखा जाता है, वैसे हेड ऑफिस और ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ट्रेडिंग में आता है टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक तो देखो ब्रांच का भी होगा, हेड ऑफिस का भी होगा, ठीक है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों का हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है, किसी का भी नहीं है वो भी हो सकता है। फिर टू परचेज, ठीक है। परचेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस का ही होगा, क्योंकि हेड ऑफिस परचेज करता है मार्केट से, लेकिन ब्रांच नॉर्मली नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो डिपेंडेंट ब्रांच नॉर्मली स्टॉक परचेज नहीं करता है, उसको हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में बता रहा है कि ब्रांच खुद भी परचेज कर रहा है तो फिर वो बात अलग है, लेकिन इस मेथड में ना वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेड ऑफिस होलसेल प्राइस लगा के अपने ब्रांच को ट्रांसफर करेगा। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में देखोगे कि ब्रांच जो है वो मार्केट से परचेज नहीं कर रहा है, हेड ऑफिस से कर रहा है। तो ब्रांच के पास स्टॉक कहां से आता है? जो हेड ऑफिस उसको भेजता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा टू गुड्स सेंट
फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस से गुड्स भेजा जाएगा। अब हेड ऑफिस से गुड्स कौन भेजेगा? हेड ऑफिस भेजेगा। और रिसीव किसको होगा? ब्रांच को होगा, ठीक है। तो इधर डेबिट साइड में तो हम लोग रिसीव वाला अमाउंट लिखते हैं, तो यहाँ ब्रांच के कॉलम में अमाउंट आएगा, यहाँ ब्लैंक रहेगा, ठीक है। और इधर बाई ऐसे होगा, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। ये वाला सेल वाला आइटम हो गया। देखो, हेड ऑफिस जब गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो अगर सेलर परचेजर का रिलेशन देखे, हेड ऑफिस सेलर है और ब्रांच परचेजर है, तो ब्रांच की इधर आया, ठीक है। सेम यही वाला अमाउंट, हम यहाँ पर 3 ऐसा लगाते, सेम यही वाला अमाउंट हम लोग का हेड ऑफिस के कॉलम में यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस ने ये वाला अमाउंट जो सेल किया, ब्रांच ने वही वाला रिसीव किया, तो डेबिट साइड में ब्रांच के कॉलम में आएगा क्योंकि वो परचेजर जैसा ट्रीट होगा। और हेड इधर जो है क्रेडिट साइड में हेड ऑफिस के कॉलम में आएगा क्योंकि वो सेल जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। बाकी इसके इधर खाली रहेगा, इसके इधर खाली रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा इधर बाई सेल्स, ठीक है। अब सेल कौन कर सकता है? ये देखो, मैंने जो यहाँ पर स्टोरी बताया, सेल तो दोनों कर सकते हैं, हेड ऑफिस भी करेगा और ब्रांच भी अपना सेल करेगा, ठीक है। तो सेल जो है वो तो दोनों का ही होगा, हेड ऑफिस भी अपना सेल करेगा, ब्रांच भी अपना सेल करेगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों का ही होगा, हेड ऑफिस का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है, ब्रांच का भी क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का ही होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पर प्रॉफिट वाला ही दिखा दिया। ये हो जाएगा क्लोज। अब इसके बाद इसको ब्रॉट डाउन करके पीएल बनाएंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पीएल में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, फाइनल अकाउंट्स में तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर क्या आएगा? देखो, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत सारे आएंगे, मैंने जस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के लिख दिया, जो भी क्वेश्चन में हमें देगा। यहाँ पर हमें एक स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक रिजर्व कौन एलिमिनेट करेगा? देखो, ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो लोडिंग वाला बचेगा। क्यों? ब्रांच के पास जो भी स्टॉक बचेगा वो 120 वाला बचेगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू से देखो, क्योंकि हेड ऑफिस सारे स्टॉक में 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के भेज रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच के पास जो स्टॉक बिक गया उसका तो प्रॉफिट रियलाइज्ड हो गया, लेकिन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो सारे मतलब स्टॉक पे होगा जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब उस पे कितना लोडिंग लगा हुआ है वो हेड ऑफिस को पता है, तो हेड ऑफिस उस चीज को एलिमिनेट करेगा ताकि उसको अपना ट्रू प्रॉफिट पता चले। तो ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक रिजर्व रहेगा उसे यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट कर कौन सकता है? जिसको उस प्रॉफिट का पता है, यानी कि हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के कॉलम में ये स्टॉक रिजर्व का अमाउंट आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच को नहीं पता होता है कि एक्चुअली कितना उसमें लोडिंग लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने से जितना आएगा उतना हम लोग को लिख देना है। नेट प्रॉफिट तो दोनों का आएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस दोनों ही हो सकता है, हम लोग सिर्फ प्रॉफिट बोल के लिखे, लॉस भी हो सकता है, और वो मैंने और नहीं लिखा, ठीक है। अब ये हो गया, सिंपल है, मेथड में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। हमें दो चीज ध्यान रखना है, जब गुड्स सेंट होता है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच में आता है तो हेड ऑफिस जो है सेल कर रहा है तो उसका बाई साइड में जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में, ट्रेडिंग में बेसिकली ये ट्रेडिंग है। और जो ब्रांच है वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब परचेजर की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग में टू परचेज बाई सेल लिखते हो, जस्ट उसी कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ पर टू गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच और टू बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, इस तरीके से लिखना है। और जो स्टॉक रिजर्व है, क्योंकि हेड ऑफिस को ही पता है तो यहाँ पर वो स्टॉक रिजर्व को लिख देगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ठीक है। मेसर्स राहुल ऑपरेट ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट, ठीक है, इनका अलग अलग रिटेल आउटलेट है, टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। मेसर्स राहुल का बहुत सारा रिटेल आउटलेट्स है, ठीक है, जहां पर ये गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेज देते हैं, यानी कि होलसेल प्राइस पे, विच इज कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि होलसेल प्राइस कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है दीज आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो
यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो आउटलेट्स है वो सेल कर रहा है गुड्स एट रिटेल प्राइस पे विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। अच्छा, ये जो जितने सारे आउटलेट्स है ना, ये स्टॉक को कैसे बेच रहे हैं? ये स्टॉक को बेच रहे हैं जो है रिटेल प्राइस पे विच इज होलसेल प्राइस प्लस जो है 20%। ठीक है, तो हम लोग को पहले ना ये प्राइसेस जो है आइडेंटिफाई करना है लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, कि कितना जो है इसमें हम लोग का सेलिंग प्राइस है, कितना होलसेल प्राइस है और कितना रिटेल प्राइस है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, पहले इस पैरा को सॉल्व कर लेते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पर लिखो इलस्ट्रेशन 8। अच्छा, यहाँ पर होलसेल प्राइस कितना है देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज, होलसेल प्राइस बताया कॉस्ट प्लस 25%। होलसेल प्राइस बोला है कॉस्ट प्लस 25%, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट प्लस 25%। अब हम मान लेते हैं कि कॉस्ट 100 है, तो 100 पे 25%, तो वो ये हो जाएगा 125 रुपीज होलसेल प्राइस। ठीक है, ये पढ़ के हम लोगों ने समझ लिया। और बोल रहा है कि जो गुड्स बेचा जाता है वो रिटेल प्राइस पे होता है जो कि होलसेल प्राइस प्लस 20% है। तो यहाँ पर रिटेल प्राइस कितना होगा? रिटेल प्राइस ये हमें बताया है कैसे, रिटेल प्राइस बोल रहा है होलसेल प्राइस प्लस 20%। ऐसा देखो क्वेश्चन में बताया हुआ है, मैंने जस्ट लैंग्वेज को छोटे छोटे तरीके से लिख दिया है। अब रिटेल प्राइस फिर कितना होगा? होलसेल प्राइस जो कि 125 आया, ये देखो, प्लस 125 पे 20% करने से जितना आएगा उतना हमें चेक करना पड़ेगा कितना आएगा, तो हम लोग को रिटेल प्राइस पता चल जाएगा। 125 का 20%, तो ये हो गया 25 प्लस 125 मतलब 150 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग का हो गया रिटेल प्राइस। ठीक है, अच्छा अब होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस हम लोगों ने पता कर लिया है। फिर बोल रहा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। हमें एक ही आउटलेट का डिटेल्स दिया हुआ है, जिस आउटलेट में ओपनिंग स्टॉक इतना है, गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस आउटलेट में हेड ऑफिस से जो स्टॉक आया है वो इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया है, नॉर्मली हमें निकालना पड़ता है, उस आउटलेट में प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, कुछ लॉस्ट बाय फायर भी स्टॉक हुआ है जो कि क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ आउटलेट फॉर द ईयर बता दिया है 20,000, स्टॉक एट द आउटलेट बता दिया है 36,000, ये क्लोजिंग स्टॉक बताया है। ठीक है, अच्छा हम लोग को क्या प्रिपेयर करने बोला है? देखो हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। हम लोग को बोला है आउटलेट स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट का मतलब हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में ही तो स्टॉक का डिटेल्स रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज स्टॉक, सेल वाला स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ वो वाला सारा चीज तो ट्रेडिंग में रहता है। तो स्टॉक अकाउंट बोलने से ये मत सोचो कि कुछ अलग हमें बनाना है, स्टॉक अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, नाम स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। ये पीएल अकाउंट बोला है, आउटलेट तो नाम दे दिया है कि उस आउटलेट का ट्रेडिंग बनाओ, उस आउटलेट का पीएल बनाओ और उसका स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी एक बनाओ, ये हमें बोला है। तो यहाँ पर न सिर्फ आउटलेट का बनाने बोला है, हमें हेड ऑफिस का बनाने नहीं बोला है, तो हम लोग फिर ये ज्वाइंटली नहीं बनाएंगे। देखो हमारे पास तो डेटा भी नहीं है ना, ये हेड ऑफिस और ब्रांच। ठीक है, तो आउटलेट जितना भी है वो तो ब्रांच ही हुआ ना, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जितना अलग अलग आउटलेट है वो तो ब्रांच ही हुआ। तो हम लोग को सिर्फ ब्रांच का डेटा दिया हुआ है, तो इधर वाला कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, इधर वाला हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ हम लोग आउटलेट यानी ब्रांच जो है जिसका नाम यहाँ पर आउटलेट है उसका बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो है आउटलेट स्टॉक अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ राहुल, क्या मेसर्स राहुल है, ये सब तुम लोग लिख लेना। ठीक है, आउटलेट स्टॉक अकाउंट। अच्छा, इसके बाद आउटलेट पीएल अकाउंट। आउटलेट पीएल अकाउंट और एक स्टॉक रिजर्व।
ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। यहाँ पर प्रिपेयर करते, सबसे पहले आउटलेट स्टॉक अकाउंट में देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। ओपनिंग स्टॉक 30,000, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक। $30,000। अच्छा, इसके बाद बोला है ओपनिंग स्टॉक के बाद गुड्स इनवॉइस्ड 3,24,000, मतलब हेड ऑफिस से ये स्टॉक इस आउटलेट ने रिसीव किया है। टू गुड्स रिसीव्ड, परचेज नहीं लिख के गुड्स रिसीव, ठीक है, हेड ऑफिस से आया है 3,24,000, क्योंकि मार्केट से तो परचेज करता नहीं है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, तो लिख लेंगे यहाँ पर 60,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर जो है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक 36,000, ये यहाँ पर आएगा 36,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, एक तो सेल्स आएगा, वो तो मैंडेटरी है, आना ही पड़ेगा, ठीक है, सेल्स आएगा। और एक चीज देखो यहाँ पर गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये कहाँ पर आता है, बोल सकते हो गुड्स लॉस्ट बाय फायर का एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स किया होगा सभी ने, गुड्स लॉस्ट बाय फायर का एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आता है, बोलो। यहाँ तो कोई इंश्योरेंस क्लेम है नहीं, तो गुड्स, हाँ बोलो। मैम जो गुड्स फायर की वजह से लॉस्ट होता है या उसको चोरी किया जाता है, वो मेरा स्टॉक में आएगा, क्योंकि वो मेरा लॉस है, मतलब स्टॉक कम हो गया तो उसको स्टॉक अकाउंट में भी दिखाना होगा। और चूंकि ये मेरा अब नॉर्मल लॉस है, इसलिए इसको पीएल में चार्ज करेंगे। हाँ, तो हम लोग का ये 2 चीज यहाँ पर जाएगा। एक तो लॉस्ट बाय फायर हम लोग यहाँ पर दिखाते, तुम लोग कभी भी फाइनल अकाउंट्स करे हो तो देख सकते हो, यहाँ पर दिखाया जाता है। ये इसीलिए दिखाया जाता है, स्टॉक कम होता है, वो तो है ही रीजन। यहाँ पर देखो, अगर मैंने इतने का स्टॉक खरीदा था, तब या तो वो बिकेगा या तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर भी अगर मेरा मिसमैच हो रहा है, मैंने 100 यूनिट स्टॉक खरीदा था, मैंने 80 यूनिट बेच दिया, तो मेरा क्लोजिंग में 20 दिखना चाहिए, लेकिन मान लो मेरे क्लोजिंग में 10 ही दिख रहा है, और हम लेजर को बैलेंस करने जाएंगे तो मेरा तो मिसमैच होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि 80 सेल हो गया और क्लोजिंग में 20 पड़ा हुआ है, तो बाकी 10 कहाँ चला गया, मान लो चोरी हो गया, तो फिर मुझे इधर ही ना दिखाना पड़ेगा कि मेरा स्टॉक चोरी हो गया या फिर मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो भी रीजन है, तो हमेशा दिखाना चाहिए, ताकि मैचिंग कंसेप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, कॉस्ट मैच होना चाहिए रेवेन्यू के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि अगर इधर 100 यूनिट है और 80 यूनिट सेल हुआ है, तो मुझे 80 यूनिट का ही कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। तो 100 इधर दिख रहा है ना, 100 का कॉस्ट इधर दिखेगा, तो हमें यहाँ पर 20 दिखाना पड़ेगा, तभी जाके 80 के सेल के साथ 80 का कॉस्ट जो है मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस जो है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है। अब क्योंकि ये आग लग के स्टॉक जल गया है, तो ये मेरा पीएल में भी जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन वो तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, और मेरे पास सेल्स भी गिवन नहीं है। लेकिन सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये किसका प्रॉफिट अवेलेबल है? आउटलेट स्टॉक का। तो आउटलेट स्टॉक का को स्टॉक भेजा जाता है 125 में, ठीक है, क्योंकि होलसेल प्राइस में ही तो भेजा जाएगा। लिखा हुआ भी है, पढ़ के देखो कि मेसर्स राहुल ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू व्हिच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। मतलब सभी आउटलेट को 125 में गुड्स भेज दिया जाता है मेसर्स राहुल के तरफ से, और वही आउटलेट गुड्स को होलसेल प्राइस प्लस 20% यानी 150 में सेल करते हैं। तो मुझे बताओ कि हर एक आउटलेट का प्रॉफिट कितना होता है एक यूनिट स्टॉक बेच के? आउटलेट का प्रॉफिट कितना होता है एक यूनिट? ये सब तो एक एक यूनिट का डेटा दिया हुआ है ना, तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना होता होगा मैम आउटलेट का? 25 रुपीज। हाँ 25, 25 रुपीज। 150, हाँ 25, 150 माइनस 125, 25 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 25 इक्विवेलेंट टू 60,000। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 25 जो मेरा मतलब अमाउंट निकल के आ रहा है प्रॉफिट, वो इक्विवेलेंट टू 60,000 है? मतलब ये तो एक परसेंटेज के तरह हुआ ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
25 प्रॉफिट होता है जब सेल प्राइस 150 है, सॉरी 25 इक्विवेलेंट टू 60,000, हाँ ठीक बोला है मैंने। देखो ये देखो जीपी दिया हुआ है ना ये वाला, तो हम लोग इसको अगर इस तरीके से अरेंज करें कि मेरा कॉस्ट मतलब आउटलेट का कॉस्ट, आउटलेट का प्रॉफिट और आउटलेट का सेलिंग प्राइस। आउटलेट का सेलिंग प्राइस 150, वो रिटेल में बेचता है, उसको कॉस्ट पड़ जाता है 125 का, तभी तो हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला 25। अब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 60,000, तो प्रॉफिट के नीचे 60,000 लिखेंगे, तो 60,000 इक्विवेलेंट टू 25, देन 150 इक्वल टू कितना होगा वो निकालने से 60,000 का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, अगर 60,000 25 इक्वल टू 60,000 है तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 150, यूनिटरी मेथड से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 150, तो ये हो गया 3,60,000। ठीक है, तो ये सेल प्राइस हो गया। अब ये कैलकुलेट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल करते हैं कितना हो रहा है 3,24,000 प्लस ये हो गया 90,000 दोनों मिला के, तो यहाँ पर 4,14,000, 4,14,000 माइनस 3,60,000 माइनस 36, 18,000। ठीक है, ये हो गया स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर निकल के आ गया, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर 80,000। अब इस पे कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो ये पूरा लॉस है तो पीएल में जाएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो हम लोग ऐसे लिखते, मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, एडमिट हो चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाते डेबिट। मान लो 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एडमिट हुआ है। ठीक है, अच्छा इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, फिर ये हो जाएगा पीएल डेबिट। अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम 8,000 मिल जाता तो मेरा लॉस सिर्फ 10,000 होता, टू एबनॉर्मल लॉस बोल के यहाँ पर 18,000 ऐसे लिखना पड़ता। ठीक है, 18,000 बोल के, तो यहाँ पर हम लोग फिर पीएल पे सिर्फ 10,000 दिखाते, क्योंकि हम लोग का किसी तरीके का इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा 18,000 मेरा पीएल में जाना चाहिए। अगर बाई चांस ये इंश्योरेंस कंपनी का कुछ बात होता तो यहाँ पूरा 18,000 नहीं आके जितना लॉस हो रहा है उतना आता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू एबनॉर्मल लॉस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 18,000। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कुछ है तो एक एक्सपेंस था, एक एक्सपेंस यहाँ पर था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहा 20,000। जीपी ब्रॉट डाउन कर लेंगे 60,000, बस नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, टू नेट प्रॉफिट। $38,000 माइनस होगा 22,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया जो है आउटलेट पीएल। ठीक है, और स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व बनाते हैं, देखो। अच्छा, स्टॉक रिजर्व का हम लोगों ने कभी अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन वो अकाउंट बनेगा कैसे, देखो स्टॉक रिजर्व हम लोग का एक लाइबिलिटी की तरह है। ठीक है, कि हम लोगों ने लोडिंग लगाए तो इतना रिजर्व, तो ये देखो ओपनिंग स्टॉक में जो रिजर्व है वो हम लोग किधर लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व हम लोग ऑपोजिट में लिखते हैं, जिधर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, मतलब इधर आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ओपनिंग स्टॉक था 30,000, अब इसमें कितना स्टॉक रिजर्व है, अब ये 30,000 का स्टॉक किसने भेजा है उसी को रिजर्व पता होगा, हेड ऑफिस ने भेजा है, कितने में भेजा है 125 में। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट टू 125 है, और इसमें हम लोगों का जो रिजर्व लगा हुआ है, ठीक है, वो कितना है 25, तो इंटू 25 करने से हम लोग को पता चल जाएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना होगा, 30,000 डिवाइड 125 इंटू 25, तो ये हो गया 6,000। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 6,000। अच्छा, इस बार का जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा वो इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 36,000। ठीक है, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 7,200, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व। ठीक है, अच्छा
अब जब भी रिजर्व बनता है तो हम लोग उसको कहाँ चार्ज करेंगे, देखो पीएल में। कैसे पता चलेगा इस मेथड में, हम तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर एंट्री किया था ना, टू स्टॉक रिजर्व, तो ये कौन सा अकाउंट है, पीएल अकाउंट। तो एंट्री क्या होता है इस मेथड में, पीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इस मेथड में स्टॉक रिजर्व पीएल में जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, करेंट ईयर वाला। करेंट ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ब्रांच का, उसमें जो स्टॉक रिजर्व होगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टू स्टॉक रिजर्व बोल के, ठीक है, करेंट ईयर का। तो इसका मतलब करेंट ईयर का स्टॉक रिजर्व कौन सा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये क्लोजिंग में भी आया, एज वेल एज इसको बाई पीएल बोल के भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। बाई पीएल बोल के यहाँ पर आ जाएगा 7,200, यही वाला अमाउंट आ जाएगा। मतलब इस बार का जो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व है वो हम लोग बाई पीएल बोल के दिखा रहे। क्यों दिखा रहे, क्योंकि हम लोग उसको पीएल अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व बोल के लिखेंगे। तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट एंट्री क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाहो तो ऐसे करके लिख लो, 36,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करके इतना हो गया। और यही हम लोग का इस बार का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व होगा, तभी तो जाके ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व होगा, जैसे ये वाला है, ठीक है। और ये जो ओपनिंग, अब इसको क्लोज कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पर हो गया हम लोग का 13,200, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग का फिर 13,200 होगा, तो बैलेंस करके कितना आएगा, 6,000 ही आएगा। अब ये 6,000 जो है इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा 2PL बोल के, यहाँ पर 6,000, ठीक है। अब ये 2PL क्यों हुआ, देखो ये बताते हैं 2PL क्यों हुआ। क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व जो है हम लोगों ने इस बार जो है पीएल में क्रेडिट किया। मतलब देखो, जैसे कभी तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेटर, मानो कि प्रोविजन फॉर डेटर हमें क्रिएट करने के लिए अगर बोलेगा तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है। और कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये देखो ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ये देखो हम बताते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी कभी देखोगे पीबीडीडी बोल के, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बोल के, क्रेडिट साइड में कुछ एक अमाउंट रहता है। तो उसका एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जब हम लोग पीएल बनाते हैं, मान लो ये है हम लोग का ट्रेडिंग पीएल, ठीक है। जब हम लोग पीएल बनाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं टू पीबीडीडी, लेकिन हम लोग लिखना कौन सा वाला पीबीडीडी चाहते हैं, जो न्यू क्रिएट हुआ है। तो अभी जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मान लो ओल्ड पीबीडीडी था 100, ठीक है। इस बार का पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा सपोज कि 120, जो हमें नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोग पीएल में कितना चार्ज करेंगे, हम लोग बोलेंगे हमें 120 चाहिए, पहले से ही 100 है तो 20 चार्ज करना पड़ेगा। तो पीएल में हम लोग पीएल से 20 का जो है अमाउंट ड्रॉ करेंगे। या फिर मान लो कि इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, जो पुराना पीबीडीडी है पहले ऐसे लिखा जाता था उसको इधर ब्रॉट डाउन कर दिया, और जो न्यू पीबीडीडी हम लोगों ने क्रिएट करना है इस बार वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 120। तो भी बैलेंस करके वो 20 का ही बनेगा, पीएल में चार्ज 20 का ही होगा, क्योंकि इधर तो क्रेडिट साइड में टोटल होगा। तो एक्चुअली इसका एंट्री पढ़ो, फिर क्या हुआ, पीबीडीडी डेबिट टू पीएल हुआ, पीबीडीडी डेबिट टू पीएल हुआ। ये कौन सा पीबीडीडी था, यहाँ पर जो था, मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड वाला है, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस में जो डेटा रहता है उसका तो जर्नल एंट्री भी हो चुका है, उसका लेजर पोस्टिंग भी हो चुका है, तभी ना जाके वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो पीबीडीडी का क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 100 है। इसको हम लोग ऐसे अगर लिखेंगे तो फिर मेरा एंट्री क्या होगा, पीबीडीडी टू पीएल, ठीक है। तो वैसे ही ये जो रिजर्व है इसका क्लोजिंग एंट्री जब हम लोग पीएल में लिखेंगे तो फिर वो 2PL इधर होना चाहिए ना। तो इसके बिहाफ में जैसे देखो यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है, सेम तरीके से अगर पीबीडीडी का अकाउंट ओपन करेंगे तो ये 2PL बोल के दिखेगा, कितना 100, यही वाला 2PL बोल के दिखेगा 100। वही सेम चीज हम लोग का यहाँ पर हो रहा है, देखो वही सेम चीज हम लोग का यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है ना, ये जो हम लोग का क्लोजिंग वाला जो पीबीडीडी है, मतलब यहाँ पर जो स्टॉक रिजर्व है वो भी तो सेम नेचर का ही हुआ ना, लाइबिलिटी है, उसका ओपनिंग ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका अगर पीएल बनाते हैं तो इधर आता है टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है, जो कि हम लोग का न्यू वाला, और इधर आता है बाई स्टॉक रिजर्व जो कि हम लोग का ओल्ड वाला, ठीक है। तो अब स्टॉक रिजर्व में फिर क्या जाएगा, 2PL बाई पीएल, ठीक है। बाई पीएल मतलब जो करेंट ईयर वाला है, ठीक है, और 2PL मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर वाला है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक कभी भी स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया नहीं, क्योंकि बाकी मेथड में तो स्टॉक रिजर्व वहीं पर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि डेटर मेथड में अभी अभी किया उसी अकाउंट में आ जाता है। स्टॉक डेटर मेथड में ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के लिखते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, लाइबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट, क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर, और जो न्यूली क्रिएट
क्रिएट हुआ वो इधर पीएल में चार्ज होगा और जो पुराना वाला था वो 2PL बोल के यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर जो स्पेशल था बोल सकते हो कि ये स्टॉक रिजर्व वाला अकाउंट था, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसा स्टॉक रिजर्व अकाउंट हमें अभी तक जो है बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कोई मेथड में इस तरीके का पॉइंट नहीं आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब ये देखो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। बस यही कुछ चीज हमें प्रिपेयर करने बोला था, और तो कुछ बोला नहीं था। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन है होलसेल प्राइस मेथड का, वो भी करते हैं। ये वाला देखो, होलसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा कि होलसेल प्राइस मेथड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता देगा। ठीक है, होलसेल प्राइस मेथड, ये लैंग्वेज मिल जाएगा, उसी से पता चलेगा कि होलसेल प्राइस मेथड में। अब ये वाला देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बीटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई हैज ए ब्रांच एट नागपुर। हेड ऑफिस बॉम्बे में है, ब्रांच नागपुर में है। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 80%। हेड ऑफिस जो है वो होलसेल में ही सिर्फ बेचता है। तो देखो वो रिटेल में भी बेच सकता है, लेकिन ये हेड ऑफिस जो है सिर्फ और सिर्फ होलसेल में बेचता है, ये चीज बोला है। चलो इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये हेड ऑफिस ये कहां पर है, ये मुंबई में है। ठीक है, इसका अगर कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ता है 100 रुपीज, ठीक है, तो ये बेचता है होलसेल प्राइस में। ठीक है, ओनली होलसेल प्राइस में, जो कि कितना होगा, कॉस्ट प्लस 80%। मतलब होलसेल प्राइस जो है वो हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 80%, यानी कि 180 रुपीज में सेल करता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है, द गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस दैट इज कॉस्ट प्लस 80%। ठीक है, ये क्या करता है, अपने ब्रांच को जो भी स्टॉक ट्रांसफर करता है। ठीक है, ब्रांच कहां पर है, ब्रांच है नागपुर में। ठीक है, तो कितने में ट्रांसफर करता है, बोल रहा है कि होलसेल प्राइस में ही ट्रांसफर करता है, जो अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 180। ठीक है, तो ये हो गया 80 रुपीज लगा के स्टॉक को भेज रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, द ब्रांच नागपुर इज होली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड। अब ये ब्रांच जो है सिर्फ रिटेल पे ही बेचता है, एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है रिटेल में सेल करता है। ठीक है, रिटेल सेल, ठीक है, रिटेल में सेल करता है, और सेलिंग प्राइस बोल रहा है कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%। क्या बोला है देखो, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, मतलब कितना होगा बोल सकते हो, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%। ये पूरा ड्रॉ कर दिया है मैंने, वहां से समझ के तुम लोग को बताना है कि कितना होगा। जैसा लैंग्वेज दिया है वैसे ही तुम लोग को पुट कर देना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा मैम 200। 200। कॉस्ट टू हेड ऑफिस 100 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि यस हमेशा मैम। होलसेल प्राइस पे ही लगेगा, जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसे करना पड़ेगा। तो 100%, ठीक है, 100% किस पे लगेगा, कॉस्ट पे, तो 100 का 100% मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज हम लोग निकाल लेंगे कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना होता है हेड ऑफिस का। अच्छा ठीक है, वो बाद में बताते क्यों निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को अचानक लगेगा क्यों निकाल रहे। ठीक है, चलो अब हो गया, सारा डेटा लिख लिया। अब यहाँ पर बोला है फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निशेस यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स सेंट टू ब्रांच, सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी। देखो ये सारा का सारा पीएल में चला जाएगा, और ये जो है ये हम लोग का ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द ईयर 31 मार्च 2001। ठीक है, हम लोग को ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल जो है प्रिपेयर करके देना है, ब्रांच नहीं, सॉरी, देखो बोला है सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांच, मतलब ये दोनों मिला के जो होगा, जो कि हमारा रिटेल प्राइस मेथड का सिस्टम में होता है। ठीक है, कहाँ चला गया, इसी वाले पीडीएफ में होगा, ये वाला जो भी सीखा है। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है। चलो प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended
31st of March 2001. Head office, branch, head office, branch. 2 opening stock. 2 ओपनिंग स्टॉक, ये देखो यहाँ पर है 2,25,000। ब्रांच का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जिसका है उसी का लिखेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक देखो दोनों का भी हो सकता है, किसी भी एक का हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक हो ही हो, लेकिन नॉर्मली हेड ऑफिस के पास होगा स्टॉक। परचेज बोला है 25,50,000, सिर्फ हेड ऑफिस का ही दिया। मैंने बोला भी कि ब्रांच नॉर्मली मार्केट से परचेज नहीं करेगा, फिर वो होलसेल प्राइस वाला मेथड कैसे फिर मैनेज कैसे होगा, क्योंकि ब्रांच का तो हेड ऑफिस का टारगेट ही होता है कि होलसेल प्राइस में वो ब्रांच को भेजेगा, तभी तो मेथड का नाम होलसेल प्राइस है। तो ये मार्केट से नॉर्मली नहीं खरीदेगा कभी भी। गुड सेंड टू ब्रांच, कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%, मतलब 180। देखो वो मैंने पहले डिसाइड कर लिया, ये देखो 180 में हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करेगा, ठीक है। तो इधर ब्रांच के कॉलम में जाएगा, इधर हेड ऑफिस। क्यों? क्योंकि इधर हम लोग लिखेंगे कि हेड ब्रांच को रिसीव हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल मेथड इधर परचेज वाला का डेटा होता है। परचेज कौन है? ब्रांच, मतलब परचेज यानी ब्रांच को भेजा जा रहा है, तो वो परचेज के तरह ही होगा। तो लिखना क्या है? टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच बोलेगा मुझे हेड ऑफिस से स्टॉक आ गया, कितना? 9,54,000 दिया हुआ है, देखो। और सेम स्टॉक फिर हेड ऑफिस बोलेगा मैंने ब्रांच को भेजा, सेंड किया, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बाई गुड्स फ्रॉम, बाई गुड्स टू ब्रांच, फ्रॉम नहीं लिख के बाई गुड्स टू ब्रांच, ठीक है। क्योंकि दोनों का अकाउंट साइमल्टेनियसली मेंटेन कर रहे हैं एक ही लेजर पे, तो फिर दोनों तरीके से ही तो हमें लिखना पड़ेगा। एक पार्टी सेंडर है, एक पार्टी रिसीवर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स, सेल्स लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स देखो यहाँ पर बोला है 27,81,00,000, 9,50,000, जिसका जितना जितना बोला है उतना लिख देना है। 27,81,00,000 और 9,50,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ये भी ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जीपी भी हमें नहीं दिया हुआ है, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जीपी कैलकुलेट करेंगे। जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हमें पता है कि कौन कितना प्रॉफिट कमाता है? बिल्कुल पता है। कैसे निकालेंगे? ये देखो, यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच को जब ट्रांसफर करता है कितना प्रॉफिट कमाता है। हेड ऑफिस देखो ब्रांच को जितने में भेज रहा है ना, उतने में अपने कस्टमर को भी बेचता है। यानी ब्रांच को भेजने पे जो प्रॉफिट है, जो लोडिंग लगाता है, सेम जो है वो बाकी कस्टमर के लिए भी लगाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हेड ऑफिस का प्रॉफिट देखे तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट ऑन जो है सेल, ये कितना होगा? प्रॉफिट बाय सेल। तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है? 80, चाहे कस्टमर को दे चाहे ब्रांच को दे। और सेल वैल्यू कितना है? सेल वैल्यू है 180, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का हेड ऑफिस का प्रॉफिट ऑन सेल और ब्रांच का प्रॉफिट ऑन सेल। अब प्रॉफिट ऑन सेल ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास सेल्स डेटा ही तो अवेलेबल है। ये देखो हम लोग के पास सेल्स डेटा, ये हो गया हेड ऑफिस का सेल्स डेटा, ये हो गया ब्रांच का सेल्स डेटा। तो अगर हम लोग प्रॉफिट ऑन सेल निकाल लेंगे तो इसी सेल अमाउंट पे प्रॉफिट कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ऑन सेल निकालेंगे तो यहाँ पर जो ब्रांच है उसका प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है? 180 का चीज 200 में सेल करता है तो 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाता है। यहाँ पर ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? 200 माइनस 180 यानी कि 20 रुपीज। और सेल प्राइस कितना है? 200। सेल पे क्यों निकाला, कॉस्ट पे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमारे पास सेल अवेलेबल है, तो सेल पे निकाल के ही बेनिफिट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। यहाँ एक वर्किंग नोट 1 बना लेते, तुम लोग का जगह नहीं है तो उस लेजर के नीचे बना लो। हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना होगा? तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट तो 80/180 होता है, ठीक है। अब कितना सेल किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कितना सेल किया है ये देखो। एक तो यहाँ पर नहीं दिखा के यहाँ दिखाते, अच्छे से समझ में आएगा, इधर जाना पड़ेगा। अच्छा, 9,54,000 और 27,81,000। 9,54,000 ब्रांच को सेल किया है, रेशियो सेम है इसीलिए इसी डेटा से काम हो जा रहा है। 9,54,000
प्लस 27,81,000 ये अपने कस्टमर को बेचा है, जो बाई सेल्स बोल के लिखा हुआ है, और जो अपने ब्रांच को बेचा है वो ब्रांच का वहां पर ब्रांच बोल के एंट्री किया हुआ है। अब ये चेक करना पड़ेगा कितना होगा, और सेम तरीके से हम लोग ब्रांच का प्रॉफिट चेक करेंगे जिसका रेशियो है 20/200, ठीक है, इनटू ब्रांच ने कितना स्टॉक बेच दिया है 9,50,000, तो इस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा 9,50,000। चेक करते हैं कितना है, 9,50,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, 95,000, और 9,54,000 प्लस 27,81,000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8, 16,60,000, 16,60,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हेड ऑफिस का, ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच का आ गया। सेल करके जो प्रॉफिट वही ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर जीपी में, 2 GP वर्किंग नोट नंबर 1, 1660 और 9,50,000 नहीं 95,000, 95,000। अब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। टोटल करते हैं 16,60,000, 25,50,000 प्लस 225, 44,35,000। इधर क्यों लिखते हैं, इधर होना चाहिए 44,35,000 माइनस 954 माइनस 27,81, 7 लाख क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 7 लाख, ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं 9,54,000 प्लस 95,000, 10,49,000, 10,49,000 माइनस 9,50,000, 99,000, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉब्लम है, क्या है कि इसमें लोडिंग लगा हुआ है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग पीएल में करेंगे। तो पहले यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, 16,60,000 और 95,000। अच्छा अब जितना भी हम लोग का यहाँ पर एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट वाला वो लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी। अब एक एक करके डेटा पुट कर लेते हैं, 90, 72, 65, इधर 90, 72, 65। अच्छा और इधर हम लोग का 8,500, 6,300, 12,000, 6,300 और 12,000। अच्छा और तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। अब हम लोग को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। अब किसके स्टॉक में रिजर्व है उसी से निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। ब्रांच वाले स्टॉक में रिजर्व है, 99,000 में लोडिंग लगा हुआ है। कितना लोडिंग लगा हुआ है, ये रिसीव हुआ था 180 के बेसिस पे, इक्विवेलेंट टू 180, जिसमें 80 हम लोग का रिजर्व होता है, तो 80 ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 99,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 180, तो 44,000। अब ये लिखना कहाँ है, जिसने कैलकुलेट किया कौन कर सकता है, जिसको पता था 80/180 होगा, ठीक है। किसको पता होगा, हेड ऑफिस को, क्योंकि उसी ने लगा के भेजा है। तो 44,000 हेड ऑफिस के कॉलम में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब बैलेंस करके हम लोग का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकल रहा है वो होगा, नेट प्रॉफिट ही होगा, इधर ज्यादा है, ठीक है। 16,60,000, 95,000। $44,000 plus $65,000 plus $72,000 plus
90,000 minus 1660, 13,89,000, 8,500 plus 6,300, कितना हो रहा है देखिए, 12,000, 68,200, ठीक है, 68,200, Yes, ये ma'am. नहीं, हाँ तो ये हो गया, ये आसान है मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड उतना कुछ मुश्किल वाला है नहीं, नॉर्मल जो ट्रेडिंग पे, बस ये स्टॉक रिजर्व मुझे लगा कि नया हो सकता है, बाकी कंसेप्ट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पीएल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ये सब ध्यान रखना है कैसे करके मैम प्रॉफिट अर्न से। हाँ बोल। मैम यहाँ पर जो स्टॉक रिजर्व निकाले हैं वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर निकाले हैं, जो गुड्स भेजा उसमें भी तो लोडिंग लगा हुआ है। हाँ तो गुड्स भेजा उसमें जो लोडिंग लगा हुआ है उसमें से तो ये सेल हो गया, इसमें से ये सेल हो गया, जो बचा हुआ है उसी पे तो लोडिंग रहेगा। बाकी क्वेश्चन में हम लोग बाई सेल कहाँ लिखते हैं, नहीं लिखते हैं ना, उसमें हम लोग गुड्स रिसीव लिखते हैं और सिर्फ हम लोग क्या दिखाते हैं कि गुड्स ये जो है ये स्टॉक भेजा गया उसमें से इतना बिक गया, तो जो बचा हुआ है उसी पे लोडिंग रहेगा। बाकी जो डेटर मेथड होता है उसमें इस पैटर्न में नहीं होता है, उसमें हम लोग गुड्स भेजते हैं उसका लोडिंग लिखते हैं, इसीलिए क्योंकि वहां पर हम लोग बाई सेल्स नहीं दिखाते हैं। जैसे कि डेटर मेथड में देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों ने गुड सेंड लिखा डाला है क्योंकि इसमें बाई सेल नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो इसका लोडिंग एलिमिनेट कर दिया कि इसमें एक्चुअली कितना, ठीक है, इसमें कितना निकल के आ रहा है इसका एक्चुअल प्राइस, ताकि जो प्रॉफिट आए वो सही कैलकुलेट होके आए। यहाँ पर सेल लिखते नहीं है ना, लेकिन यहाँ जब सेल लिख रहे हैं तो उतने का स्टॉक तो एलिमिनेट हो गया, तो बचे हुए स्टॉक पे ही निकालेंगे स्टॉक रिजर्व, तो हो जाएगा। तो मैम ओपनिंग इस स्टॉक, कॉन्सेप्ट से तो हाँ इस कॉन्सेप्ट से तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में सेल्स दिखाते हैं, उसमें भी तो लोडिंग रिवर्स करते हैं। हाँ उसमें एडजस्टमेंट, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं वहां पर दिखाते हैं लोडिंग को रिवर्स करके, वहां पर दिखाते हैं ना ब्रांच एडजस्टमेंट में। यहाँ पर भी अगर स्टॉक यस रिजर्व मैम। अकाउंट बोलेगा तो दिखाएंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बोलेगा ना तो दिखाएंगे इस मेथड में भी। यस ये तो मैम। ट्रेडिंग यस पीएल मैम। बना, वहां जो ब्रांच एडजस्टमेंट है वही यहाँ पर स्टॉक रिजर्व अकाउंट है। यहाँ पर अगर हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने बोलेगा तो वहां दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक का दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का दिखाएंगे, लेकिन परचेज का दिखाने का जरूरत नहीं होगा। सॉरी परचेज बोल रहा है, ये गुड सेंट का दिखाने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि वहां से सेल्स एलिमिनेट हो जाता है ना, तो उस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का ही दिखता है। ब्रांच एडजस्टमेंट में भी देखोगे तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ही दिखाई देगा, और ये वाला जो है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाओगे तो वहां दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग सारे स्टॉक का रिजर्व फिर दिखाना पड़ेगा। यस मैम क्लियर। ठीक ठीक है। अच्छा अच्छा, ये वाला हम लोग का देखो, लगभग हम लोग का जो डिपेंडेंट ब्रांच मेथड है वो हम लोगों ने लगभग जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का इंडिपेंडेंट ब्रांच मेथड जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं करवा सकेंगे क्योंकि तुम लोग का फिर क्लास है, छोड़ देंगे और 5 से 7 मिनट लेंगे, ठीक है, फिर छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट, इंडिपेंडेंट ब्रांच 11-15 में छोड़ देंगे, पक्का 11-15 में छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब वो ब्रांच है जो कि अपना ख्याल खुद रख सकता है। अब यहाँ पर ख्याल रखने का मतलब क्या है, खाना पीना थोड़ी ना है, ख्याल रखने का मतलब हो जाएगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन करना, यानी अपना जर्नल बनाना, खुद से लेजर बनाओ, खुद ही से उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ और फाइनल अकाउंट्स भी बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब हो जाता है ब्रांच मेंटेन इट्स एंटायर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। तो मतलब जो अकाउंट्स का सिस्टम है वो ब्रांच फॉलो करता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसको अपना सारा डिटेल्स खुद से रखना पड़ेगा।
तो ये हो गया। ये कोई थ्योरी नोट्स नहीं है, इसको पढ़ने मतलब ऐसे रटना नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई थ्योरी आ सकता है। ये कंसेप्ट दिया जा रहा है ताकि जब ब्रांच का, इस इंडिपेंडेंट ब्रांच का हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आए कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जैसे ब्रांच अपना जब अब सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उसमें जर्नल एंट्री करेगा, तो वो हेड ऑफिस का लेजर भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हेड ऑफिस रिलेटेड जर्नल एंट्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस से तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है। हेड ऑफिस के साथ उसका थोड़ा बहुत तो ट्रांजैक्शन होगा। इसीलिए इस केस में क्या होता है, ब्रांच के बुक्स में ब्रांच जो भी जर्नल एंट्री करेगा उसके अगेंस्ट में लेजर बनाएगा, तो उसके पास उसके बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर भी ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे ब्रांच ओपन इट्स बुक्स, ओपन इन इट्स बुक्स होगा, ठीक है। इन तुम लोग ए करके लिख लो, एरो देखे, इन इट्स बुक्स ए हेड ऑफिस अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑल transactions that take place between हेड ऑफिस एंड ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उससे रिलेटेड जो भी एंट्री आएगा वो हेड ऑफिस के लेजर में चला जाएगा। द हेड ऑफिस मेंटेन ए ब्रांच अकाउंट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हो गया कि देखो, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का नाम आएगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का नाम आएगा। तो दोनों ही अपने अपने बुक्स में ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर बनाएगा, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का लेजर बनाएगा, भले ही इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, लेकिन इन दोनों में ट्रांजेक्शन कभी बंद नहीं होता है, होता है। हाँ, ब्रांच हर एक चीज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं है कि बात बात पे पूछे, ठीक है, कि क्या करना है। तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है और बेसिकली अपना जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बना सकता है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट में लिखेंगे ब्रांच प्रिपेयर इट्स ट्रायल बैलेंस। ब्रांच क्या क्या बनाता है, अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, ट्रेडिंग पीएल भी उससे बना लेता है। देखो, ब्रांच जो है ये अभी काफी बड़ा हो गया, अपना ट्रायल बैलेंस खुद बनाएगा, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट भी बनाएगा। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग को A/C तुम लोग भी लिख सकते हो, एट द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अभी लिख लो, एग्जाम में कभी कोई थ्योरी लिखना हो तो ये सब नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, अभी लिख सकते हो। सेंड्स कॉपीज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स टू हेड ऑफिस फॉर इनकॉर्पोरेशन बता देते हैं ये पॉइंट भी क्या है। देखो, हेड ऑफिस ब्रांच जो है अपना सारा जो है ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिया, तो उसको अपना जीपी पता चल गया, नेट प्रॉफिट पता चल गया, एसेट लायबिलिटीज का पता चल गया, बैलेंस शीट भी बना लेगा। फिर वो कॉपीज जो भी डिटेल्स वाइज स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी कॉपीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो सारे हेड ऑफिस को वो भेज देगा। क्यों भेजेगा? भेजना जरूरी है क्योंकि हेड ऑफिस क्या करेगा, वो सारे डिटेल्स को लेके, जैसे मान लो ये एक हेड ऑफिस है, इसका 4-5 ब्रांच है, ठीक है, जैसे कि ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, और ये सभी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो ये सभी अपना अपना अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये अपना अपना अकाउंट्स बना के हेड ऑफिस को भेज देंगे। अब हेड ऑफिस को करना क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कैसे? हेड ऑफिस का जो भी डिटेल्स है उसमें वो सारे ब्रांच का डिटेल्स को ऐड ऑन करेगा, जैसे कि स्टॉक में स्टॉक को ऐड करेगा, डेटर में डेटर को ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, अगर ये जो कंपनी है ये अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो इसका जब जो है शेयर इशू होगा, तो जब इन्वेस्टर लोग या शेयर होल्डर लोग इन पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर शेयर होल्डर शेयर परचेज करेंगे, तो वो तो एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ना। ये अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, मुझे इसका शेयर खरीदना है कि नहीं। तो कंसोलिडेटेड एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना
बनाना जरूरी है। कंसोलिडेटेड का मतलब हेड ऑफिस के साथ साथ सारे ब्रांच का डिटेल्स वहीं पर दिखेगा, इसी चीज को बोला जाता है इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस reconciles between branch account in head office books and head office account in branch books, ठीक है। अब क्या होता है रिकंसिलिएशन, जैसे रिकंसिलिएशन तुम लोग देखोगे बीआरएस में पढ़े हो कि हम लोग अपना जो कैश बुक मेंटेन करते हैं हमारे अकाउंटेंट के थ्रू से या हम लोग खुद, और हमारे कैश बुक के साथ बैंक का पासबुक का मैच नहीं होता, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ, ठीक है, कैश बुक का कैश कॉलम थोड़ी ना मैच करवाना है, कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ जो पासबुक का बैंक है, पासबुक में जो बैंक का डिटेल्स है वो हमारा कभी कभी मिसमैच होता है। क्यों होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किसी को चेक में पेमेंट किया तो तुरंत कैश बुक में एंट्री कर देंगे कि हम लोगों ने अपने क्रेडिटर को चेक में पेमेंट किया, क्रेडिटर टू बैंक बोल के, लेकिन अब बैंक अकाउंट से पैसा तो तब डिडक्ट होगा ना जब वो क्रेडिटर जाके उस चेक को डिपॉजिट करेगा, तब जाके मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। मतलब टाइमिंग डिफरेंस, मैंने तो तभी एंट्री करवा दिया अकाउंटेंट से जब मैंने चेक दे दिया मेरे क्रेडिटर को, लेकिन वो गया मान लो 1 मंथ बाद चेक को डिपॉजिट करने, तो 1 मंथ तक मेरे अकाउंट में मतलब बैंक में तो बैलेंस दिख रहा था, ठीक है, बैलेंस तो वो पॉजिटिव ही दिख रहा था, उतने से नेगेटिव नहीं हुआ। अब इस बीच में अगर हम लोग मैच करवाने जाएंगे, देखेंगे बैंक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस कम दिख रहा है, फिर उसको हम लोग करते हैं रिकंसाइल। सेम तरीके से यहां पर भी क्या होता है, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, मतलब हेड ऑफिस अपने पास ब्रांच का रिकॉर्डिंग कर रहा है, ब्रांच लेजर, ब्रांच अपने पास हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस का जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है। यहां भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से जो है इनमें भी मिसमैच दिखता है, तो क्यों मिसमैच है उसको आइडेंटिफाई करके यहां भी हम लोग को रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4th पॉइंट का मतलब। 5th नंबर पॉइंट में लिखो, हेड ऑफिस पासेस नेसेसरी जर्नल एंट्री टू इनकॉर्पोरेट branch trial balance in its books, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, हेड ऑफिस जो है इसको ना हम लिख लेते हैं, बाद में नहीं समझ में आएगा, फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल या फाइनल स्टेटमेंट जो लिखना चाहो लिख सकते, ठीक है। हेड ऑफिस पासेस नेसेसरी जर्नल एंट्री टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस टू इट्स बुक्स, मतलब ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है ना उसके लिए जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज का जरूरत होगा वो हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो है पास करेगा, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। अच्छा, अब बस पॉइंट इतना ही है, अब एक हेडिंग लिख के रख देते हैं, उस पे हम लोग जर्नल एंट्री नेक्स्ट दिन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द हेड ऑफिस account in branch book and branch account in head office books is maintained respectively। किस तरीके से ब्रांच अपने बुक्स में हेड ऑफिस का लेजर, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का लेजर मेंटेन करता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो हमें यहाँ पर हेड ऑफिस और यहाँ पर ब्रांच, ठीक है, ये है ब्रांच का बुक्स, ऐसे हेडिंग करना है। यहाँ पर हो जाएगा हेड ऑफिस का बुक्स, ठीक है, यहाँ पर लिखना है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लगभग जो है 13 to 15 ट्रांजैक्शंस जो है वो हम लोग सीखेंगे, जिससे हमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में कैसे एंट्री किया जाता है वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो डिपेंडेंट ब्रांच लेकिन हम लोग का कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, लेकिन बड़ा है टॉपिक, ठीक है। अभी फॉरेन ब्रांच भी बाकी है, तो इंडिपेंडेंट के बाद फॉरेन ब्रांच ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो
तुम लोग आगे का सारा पढ़ लो, नहीं तो क्या है सारा मिक्सड अप हो जाएगा। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा तो आगे का पढ़ते जाओ, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। जैसे मैंने बोला छोड़ भी दिया, चलो आगे छोड़ दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को आने में। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।